हाल ही में हुए 2024 के चुनावों के बाद ना एक बहुत ही अजीब और चौंकाने वाली बात हुई। क्या हुआ? मतलब देश में जो बहुप्रतीक्षित महिला आरक्षण कानून पास हुआ था ना, हम्म। उसके जश्न की गूंज अभी ठीक से शांत भी नहीं हुई थी। लेकिन जब नई संसद का गठन हुआ तो पता चला कि वहां महिलाओं की संख्या 78 से घटकर 74 रह गई है। अरे, ये तो वाकई काफी हैरान करने वाला डेटा है। बिल्कुल। और कई राज्य विधानसभाओं में तो आज भी महिला प्रतिनिधित्व 10% से भी कम है। तो एक हम्म। ऐसा कानून जिसने इतिहास रचने का दावा किया, वो आखिर जमीन पर लागू होने से पहले ही किन अदृश्य बेड़ियों में जकड़ दिया गया है। राइट। आज की इस डीप डाइव में हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे। हमारे विश्लेषण का मुख्य आधार सीपीआईएम की वरिष्ठ नेता वृंदा करात द्वारा लिखा गया एक बहुत ही तीखा संपादकीय है। बिल्कुल। और इस चर्चा में गहराई से उतरने से पहले ये स्पष्ट करना बहुत जरूरी है कि आज हमारा लक्ष्य क्या है। मतलब हम यहाँ ये समझने बैठे हैं कि महिला आरक्षण जैसी एक बेहद महत्वपूर्ण नीति आखिर किन जटिल प्रशासनिक उलझनों के चक्रव्यूह में फंसी हुई है। हाँ, सही बात है। और हाँ, हमारी ये पूरी चर्चा पूरी तरह से लेखिका यानी वृंदा करात के विचारों और उनके तर्कों के इर्द गिर्द घूमेगी। हम यहाँ सिर्फ उनके दावों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। किसी राजनीतिक पक्ष या पार्टी का समर्थन या विरोध बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। हमारा एकमात्र उद्देश्य स्रोत को तटस्थ रूप से सामने रखना है। तो इस पूरी स्थिति को समझने के लिए ना शुरुआत एक उदाहरण से करते हैं। हाँ, बताइए। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति ने एक नई चमचमाती हुई शानदार कार खरीदी है। कार गैरेज में खड़ी है, उसकी चाबी भी हाथ में आ चुकी है और कागजों पर वो व्यक्ति उस कार का मालिक है। मतलब सब कुछ रेडी है। बिल्कुल। लेकिन डीलरशिप ने साथ में एक अजीब सी शर्त रख दी है कि जब तक पूरे शहर में एक नया विशाल और अनिश्चितकालीन हाईवे नेटवर्क नहीं बन जाता, तब तक इस कार को गैरेज से बाहर सड़क पर निकाला ही नहीं जा सकता। अरे वाह, ये उदाहरण तो इस पूरी स्थिति की बहुत ही सटीक तस्वीर पेश करता है। कार मौजूद है, मंजिल भी तय है, लेकिन सफर पूरी तरह से रुका हुआ है। एकदम सही। अगर हम इस कार और हाईवे वाले उदाहरण को अपने आज के विषय पर लागू करें तो वो चमचमाती हुई कार है नया महिला आरक्षण कानून, जिसे संसद से मंजूरी तो मिल गई है और इसे एक बड़ी उपलब्धि भी बताया गया है। राइट, कागजों पे तो कार आ गई। हाँ, लेकिन वो जो नया और अनिश्चितकालीन हाईवे है ना, जिसकी वजह से कार गैराज में धूल खा रही है, वो वास्तव में संविधान का 131वां संशोधन विधेयक और परिसीमन विधेयक 2026 की बेहद जटिल प्रशासनिक प्रक्रियाएं हैं। एक मिनट, मुझे यहीं पर थोड़ा रोकना है। जी। कानून तो बन गया है, हमने देखा कि कैसे संसद के विशेष सत्र में से पारित किया गया, तो फिर ये कौन सी नई शर्तें हैं जिन्होंने इस पूरी प्रक्रिया को ऐसे रोक दिया है? मतलब लेखिका के अनुसार जमीनी हकीकत क्या है? वृंदा करात अपने संपादकीय में इसी बात पर सबसे ज्यादा जोर देती हैं। उन्होंने कहा है कि महिला आरक्षण के कार्यान्वयन को दो बहुत ही विशाल और समय लेने वाले कार्यों के साथ जोड़ दिया गया है। अच्छा, वो दो कार्य क्या हैं? पहला है नई जनगणना का डेटा आना, और हम जानते हैं कि 2021 की जनगणना अभी तक नहीं हो पाई है। और दूसरा कार्य है उस नई जनगणना के डेटा के आधार पर देश भर के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करना। मतलब चुनाव क्षेत्रों की सीमाओं को फिर से तय करना। तो ये दोनों चीजें जब तक नहीं होंगी आरक्षण लागू नहीं होगा। शब्द है। हाँ, उन्होंने यही शब्द इस्तेमाल किया है। लेकिन अगर हम व्यवस्था के नजरिए से देखें तो क्या परिसीमन और जनगणना नियमित प्रक्रिया नहीं है? लेखिका इन्हें एक जानबूझकर पैदा की गई रुकावट क्यों मान रही हैं? ये समझना बहुत जरूरी है कि ये शर्तें जमीनी स्तर पर काम कैसे करती हैं। जब किसी बुनियादी अधिकार को जनगणना और परिसीमन जैसी प्रक्रियाओं से जोड़ दिया जाता है ना, तो असल में उसे एक अनिश्चित समय सीमा के अंधेरे में धकेल दिया जाता है। क्योंकि इनमें सालों लग जाते हैं, राइट? बिल्कुल। जनगणना अपने आप में एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय स्तर का अभियान है, और उसके बाद परिसीमन की प्रक्रिया तो उससे भी ज्यादा जटिल है। हर एक चुनाव क्षेत्र की सीमाएं आबादी के हिसाब से फिर से तय होती हैं, आपत्तियां आती हैं, राजनीतिक विवाद होते हैं। तो मतलब ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है? एकदम नहीं। लेखिका के अनुसार ये शर्तें पूरी तरह से अनावश्यक है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि जब तक ये शर्तें बनी रहेंगी, महिला प्रतिनिधित्व ऐसे ही घटता रहेगा या अटका रहेगा, जैसा कि हमने 24 के चुनाव में देखा। ये तो वाकई एक काफी निराशाजनक तस्वीर है। अब चूंकि परिसीमन ही यहाँ सबसे बड़ा रोड़ा नजर आ रहा है, तो हमें इस प्रक्रिया को समझना होगा।
क्या ये कुछ ऐसा नहीं है जैसे किसी आधुनिक तेजी से बदलते हुए शहर को नेविगेट करने के लिए 15 साल पुराने नक्शे का इस्तेमाल किया जा रहा हो? ये बहुत ही बेहतरीन एनालॉजी है। मतलब अगर कोई आज उस पुराने नक्शे को देखकर शहर के नए इलाकों के लिए बजट बांटे तो उन नए मोहल्लों को तो कुछ मिलेगा ही नहीं, जिनकी आबादी पिछले 15 सालों में सबसे ज्यादा बढ़ी है। क्या परिसीमन में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है? ये पुराने नक्शे वाला उदाहरण बिल्कुल उसी समस्या की जड़ तक जाता है जो लेखिका ने उठाई है। देखिए, परिसीमन का मतलब केवल भूगोल या जमीन के टुकड़ों को नक्शे पर बांटना भर नहीं है। तो फिर क्या? ये सीधे तौर पर जनसांख्यिकी और लोकतांत्रिक सत्ता के वितरण का एक अत्यंत संवेदनशील राजनीतिक मुद्दा है। लेखिका के अनुसार परिसीमन के लिए 2011 की जनगणना के डेटा को आधार बनाना पूरी तरह से गलत है। लेकिन एक मिनट, पुराना डेटा होने से किसी को नुकसान कैसे हो सकता है? मतलब क्या आप इसका गणित थोड़ा सरल भाषा में समझा सकती हैं? 2011 का डेटा इस्तेमाल करने से हाशिए पर रहने वाले समुदायों पर सीधा असर कैसे पड़ेगा? बिल्कुल, इसे एक व्यवहारिक स्थिति से समझते हैं। संविधान ये कहता है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों को आरक्षित सीटें उनकी कुल आबादी के अनुपात में मिलनी चाहिए। राइट, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। हाँ, अब मान लीजिए कि 2011 में किसी राज्य में इन समुदायों की आबादी 15% थी और उसी हिसाब से उन्हें सीटें दी गईं। लेकिन आज 15 साल बाद उनकी आबादी बढ़कर 20% या उससे ज्यादा हो गई है। ओहो, अब मैं समझ रहा हूँ। हाँ, तो अगर सरकार 2026 या उसके बाद परिसीमन करती है लेकिन डेटा 2011 का इस्तेमाल करती है, तो इसका सीधा मतलब ये है कि उन समुदायों को उन अतिरिक्त सीटों से वंचित कर दिया जाएगा जिनके वे आज हकदार हैं। ये तो बहुत ही गंभीर बिंदु है। इसका मतलब है कि एक पुरानी जानकारी के आधार पर आज के लोकतांत्रिक अधिकार तय किए जा रहे हैं। बिल्कुल। लेखिका का तर्क है कि पुराने डेटा का उपयोग करने से पिछले 1.5 दशक के जनसांख्यिकीय बदलाव पूरी तरह से नजरअंदाज हो जाते हैं और इसका सबसे बड़ा नुकसान सीधे तौर पर एससी और एसटी समुदायों को होता है। गणितीय रूप से ही एक बड़े वर्ग को उनके उचित प्रतिनिधित्व से दूर किया जा रहा है। हाँ, और लेखिका अपनी बात को सिर्फ डेटा तक सीमित नहीं रखती, वे परिसीमन की पूरी प्रक्रिया के पीछे की राजनीति पर एक और बहुत बड़ा दावा करती हैं। उन्होंने असम और जम्मू कश्मीर में हाल ही में हुए परिसीमन का विशेष रूप से उदाहरण दिया है। अच्छा, वहाँ क्या हुआ था? लेखिका का दावा है कि इन राज्यों में परिसीमन के नाम पर जो बदलाव किए गए वो जनसांख्यिकीय को दर्शाने के लिए नहीं थे, बल्कि वे सत्ताधारी पार्टी के चुनावी लाभ के लिए किए गए अलोकतांत्रिक और सांप्रदायिक बदलाव थे। उप्स, मैं यहाँ बस एक बार फिर से याद दिला दूं कि ये पूरी तरह से वृंदा करात का अपना नजरिया और दावा है, जिसे हम स्रोत के आधार पर विश्लेषित कर रहे हैं। बिल्कुल, ये उनकी राय है, लेकिन उनका ये उदाहरण ये स्पष्ट करने के लिए है कि परिसीमन केवल एक तटस्थ प्रशासनिक प्रक्रिया भर नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही गहरा राजनीतिक हथियार भी बन सकता है। लेकिन यह एक स्वाभाविक सा सवाल उठता है। परिसीमन तो चुनाव आयोग और परिसीमन आयोग जैसी संस्थाएं करती हैं ना, जो स्वतंत्र मानी जाती हैं। तो फिर लेखिका इसे इतना बड़ा राजनीतिक हथियार कैसे कह सकती हैं? यही इस संपादकीय का सबसे तीखा हिस्सा है। लेखिका का तर्क है कि जब परिसीमन के नियम, उसका समय और उसके लिए इस्तेमाल होने वाले डेटा का चुनाव सरकार के हाथ में होता है, तो वो प्रक्रिया पूरी तरह से तटस्थ नहीं रह पाती। मतलब रिमोट कंट्रोल कहीं और है? ऐसा ही कुछ। और इसीलिए वे महिला आरक्षण को इस विवादास्पद और लंबी प्रक्रिया के साथ जोड़ने का कड़ा विरोध कर रही हैं। तो ये पुराना डेटा और परिसीमन की ये पूरी राजनीति कुल मिलाकर एक बहुत ही जटिल जाला बुन रही है। लेकिन इस लेख में ना एक और बिंदु है जहां बात वाकई बहुत दिलचस्प और थोड़ी उलझाने वाली हो जाती है। आप किस बिंदु की बात कर रहे हैं? मैंने स्रोत में पढ़ा कि 131वें संशोधन में एक और नई बात शामिल है। संसद में सीटों की संख्या को बढ़ाकर 850 करने का प्रस्ताव। हाँ, बिल्कुल। अब अगर हम व्यवहारिक रूप से सोचें तो क्या लेखिका का नजरिया यहाँ कुछ ज्यादा ही नकारात्मक नहीं है? भारत की आबादी तो 140 करोड़ पार कर चुकी है। राइट। तो एक बढ़ती हुई आबादी वाले देश में संसद का विस्तार तो एक न एक दिन होना ही है ना? ज्यादा सीटें मतलब महिलाओं के लिए ज्यादा जगह, तो इसे केवल एक चाल या भटकाऊ क्यों माना जाए? ये एक बहुत ही जायज सवाल है। एक आम नजरिए से ज्यादा सीटें मतलब ज्यादा प्रतिनिधित्व का तर्क बिल्कुल सही लगता है। लेकिन लेखिका के दृष्टिकोण से इस प्रस्ताव के पीछे के विरोधाभास और इसके टाइमिंग को समझना होगा। अच्छा, टाइमिंग में क्या दिक्कत है?
उनके अनुसार ये 850 सीटों का प्रस्ताव समस्या का समाधान नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़ा भटकाव है, एक ऐसा लक्ष्य जिसे इतना बड़ा बना दिया गया है कि असल मुद्दा उसके पीछे छिप जाए। इसे थोड़ा और खोलते हैं। मतलब संसद की सीटें बढ़ाना भटकाव कैसे हो सकता है? देखिए, वर्तमान में लोकसभा में 543 सीटें हैं। इसे बढ़ाकर 850 करने का मतलब है लगभग 300 से ज्यादा नई सीटें जोड़ना। ये केवल संसद भवन में कुछ अतिरिक्त कुर्सियां लगाने का मामला तो है नहीं। बिल्कुल नहीं, बहुत कुछ बदलना पड़ेगा। इसका मतलब है पूरे देश के चुनाव क्षेत्रों का नक्शा पूरी तरह से बदल देना। जिस जिले में आज 2 सांसद हैं, वहां शायद 3 या 4 हो जाए। इसकी प्रशासनिक जटिलता की आप कल्पना कीजिए। बाप रे, ये तो बहुत बड़ा काम है। नए क्षेत्रों का निर्धारण कौन करेगा? राज्यों के बीच सीटों का नया बंटवारा कैसे होगा? खासकर जब दक्षिण के राज्य जनसंख्या नियंत्रण में बेहतर प्रदर्शन करने के कारण अपनी सीटें कम होने की आशंका जता रहे हैं। साउथ के राज्यों का ये एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। बिल्कुल। तो ये एक ऐसा लॉजिस्टिकल और राजनीतिक दुष्स्वप्न है जिस पर आम सहमति बनने में ही सालों लग सकते हैं। ओ, तो ये कुछ ऐसा हो गया कि आप किसी को उसका हक देने के बजाय ये कह रहे हैं कि हम पहले पूरा घर तोड़कर दोबारा बनाएंगे, उसमें नए कमरे जोड़ेंगे, नए सिरे से नक्शा पास करवाएंगे, और जब वो सब हो जाएगा तब तुम्हें तुम्हारा कमरा देंगे। एकदम परफेक्ट एनालॉजी है। जबकि व्यक्ति को आज इसी वक्त रहने के लिए एक कमरे की जरूरत है, जो पहले से मौजूद घर में ही दिया जा सकता है। बिल्कुल सही। लेखिका यही कह रही हैं कि 33% आरक्षण की जरूरत महिलाओं को आज है। इसे भविष्य के किसी अनिश्चित और विशाल संसद विस्तार के प्रोजेक्ट के साथ जोड़ना प्रक्रिया को इतना ज्यादा जटिल बना देता है कि जो मूल मुद्दा है ना, महिलाओं का प्रतिनिधित्व, वो कहीं बहुत पीछे छूट जाता है। बात तो लॉजिकल है। लेखिका का तर्क है कि ये प्रस्ताव असल में एक नई और सटीक जनगणना कराने की जो तत्काल आवश्यकता है, उससे ध्यान हटाने की एक सोची समझी चाल है। हाँ। ये एक दूर के सपने के शोर में आज की जरूरत को दबा देने जैसा है। मैं यहाँ थोड़ा उलझन में हूँ। अगर जनगणना का डेटा पुराना है, परिसीमन अपने आप में एक राजनीतिक बारूदी सुरंग है, और 850 सीटों का प्रस्ताव सिर्फ एक भटकाव है, तो फिर लेखिका के हिसाब से रास्ता क्या है? उन्होंने रास्ता भी सुझाया है। क्या उन्होंने इस पूरी उलझन से बाहर निकलने का कोई सीधा, व्यवहारिक और कानूनी रूप से संभव समाधान दिया है, या ये लेख केवल समस्याओं की गिनती करवाता है? नहीं, लेखिका ने केवल आलोचना नहीं की है, बल्कि एक बहुत ही स्पष्ट और सीधा समाधान भी सामने रखा है। वे अधिकारों को इन लंबे प्रशासनिक प्रक्रियाओं से पूरी तरह अलग करने की वकालत करती हैं। अच्छा, तो वो चाहती क्या है? वृंदा करात का स्पष्ट सुझाव है कि सरकार को एक बिल्कुल स्वतंत्र कानून लाना चाहिए जो किसी अन्य प्रक्रिया पर निर्भर न हो। वो याद दिलाती हैं कि 2010 में जो महिला आरक्षण बिल राज्यसभा में पारित किया गया था, उसका स्वरूप बिल्कुल ऐसा ही था। एक मिनट, 2010 के बिल में ऐसा क्या अलग था जो इस मौजूदा संशोधन में नहीं है? 2010 का बिल बहुत सीधा था। उसमें सिर्फ ये प्रावधान था कि जो मौजूदा सीटें हैं, उन्हीं में से 33% महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी जाएंगी। उसमें परिसीमन या जनगणना का कोई इंतजार नहीं था। अरे वाह, ये तो बहुत सीधा तरीका था। हाँ, और लेखिका का सबसे विशिष्ट और तकनीकी सुझाव ये है कि संविधान के वर्तमान 131वें संशोधन के क्लॉज 334A में बदलाव किया जाए। ये क्लॉज 334A असल में करता क्या है? इसके पीछे क्या कानूनी पेज है? वर्तमान में इस क्लॉज में स्पष्ट रूप से एक शर्त लिखी है कि आरक्षण परिसीमन के कवायद के बाद ही प्रभाव में आएगा। यही वो एक लाइन है जिसने इस पूरे कानून को रोक रखा है। ओहो, तो सारा खेल उस एक लाइन का है। बिल्कुल। लेखिका की मांग है कि इस शर्त को तुरंत हटा दिया जाए। तो अगर मैं इसे आज की तकनीक की भाषा में कहूं, तो क्या वे ये कह रही हैं कि नए ढांचे के बनने का इंतजार करने के बजाय इसे वर्तमान सिस्टम में ही प्लग एंड प्ले की तरह तुरंत लागू कर दिया जाए? एकदम सही समझे आप। लेकिन क्या प्रशासनिक रूप से मौजूदा सीटों में 33% आरक्षित करना रातों रात मुमकिन है? इसमें कोई व्यावहारिक अड़चन नहीं आएगी? कानूनी तौर पर यह बिल्कुल मुमकिन है। अगर सरकार उस शर्त को हटा दे तो चुनाव आयोग मौजूदा 543 सीटों में से ही 33% सीटों को महिलाओं के लिए आरक्षित कर सकता है। लेकिन यह तय कैसे होगा कि कौन सी सीटें आरक्षित होंगी? इसके लिए एक रोटेशन प्रणाली का इस्तेमाल किया जा सकता है,
जो पंचायत चुनाव में पहले से ही सफलता से लागू है। कोई नया परिसीमन नहीं, कोई नई जनगणना का इंतजार नहीं, बस तुरंत कार्रवाई। ये तो काफी सॉलिड सॉल्यूशन लगता है। बिल्कुल। और अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़ें तो लेखिका का ये अंतिम विचार बहुत गहरा है। वो अंतिम विचार क्या है? वे इस वर्तमान विधायी ढांचे को महिलाओं को अधिकार देने वाला कदम नहीं मानती, बल्कि वे इसे एक बहुत बड़ा धोखा कहती हैं। धोखा? ये तो काफी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है। हाँ, उनका निष्कर्ष ये है कि अगर सरकार वाकई महिला प्रतिनिधित्व को लेकर गंभीर और ईमानदार होती तो वो भविष्य की अनिश्चित प्रशासनिक प्रक्रियाओं का इंतजार बिल्कुल नहीं करती। एक स्वतंत्र लोकतांत्रिक अधिकार के रूप में वो मौजूदा निर्वाचन क्षेत्र के ढांचे के भीतर ही आरक्षण को तुरंत लागू कर देती। बात तो सही है। अधिकारों को इस तरह शर्तों में बांधना उनकी नजर में अधिकार देना नहीं, बल्कि उसे अनिश्चित काल के लिए टाल देना है। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा के मुख्य बिंदुओं को एक साथ रखकर देखें ना, तो जो तस्वीर उभरती है वो काफी विचारणीय है। बिल्कुल। महिलाओं का 33% आरक्षण एक ऐसे जटिल त्रिकोण में फंसा हुआ है जिसके 3 कोने हैं: जनगणना का इंतजार, परिसीमन की राजनीतिक उलझन और 850 सीटों के विस्तार का विशाल लॉजिस्टिक ढांचा। एकदम सही समराइज किया है आपने। ये एक ऐसा चक्रव्यूह है जिसमें कानून तो पास होकर कागजों पर दर्ज हो गया है, तालियां भी बज चुकी हैं, लेकिन उसका लाभ जमीन पर उन महिलाओं तक नहीं पहुंच पा रहा जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। राइट। और दूसरी तरफ लेखिका की ये मांग है कि इसे इन तमाम प्रशासनिक शर्तों की बेड़ियों से मुक्त किया जाए और एक स्वतंत्र अधिकार के रूप में तुरंत मौजूदा व्यवस्था में लागू किया जाए। बिल्कुल। और ये चर्चा हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण सबक भी देती है। ये सिर्फ एक विशेष कानून या महिला आरक्षण के बारे में नहीं है। तो फिर ये किस बारे में है? ये इस बात का एक उत्कृष्ट उदाहरण है कि कैसे सैद्धांतिक रूप से किसी नीति को संसद की मंजूरी मिलने और उसे हकीकत में जमीनी स्तर पर लागू होने के बीच एक बहुत बड़ी और गहरी प्रशासनिक खाई हो सकती है। अगस्त पर जो एक ऐतिहासिक जीत नजर आती है वो तकनीकी शर्तों और उपनियमों के जाल में उलझकर अपना असली अर्थ खो सकती है। सही कहा। और अंत में अगर हम शुरुआत वाले उस कार और हाईवे के उदाहरण पर वापस लौटें तो स्थिति वही है। कार गैराज में है और हाईवे के बनने का कोई तय समय नहीं है। बिल्कुल। ये पूरी स्थिति हमें एक बहुत ही गहरे और चुभने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। मतलब ये सोचने वाली बात है, अगर बुनियादी लोकतांत्रिक अधिकार केवल तभी सक्रिय होते हैं जब कोई विशाल प्रशासनिक ढांचा अपनी सुविधानुसार उन्हें अनुमति देता है, तो क्या नागरिक वास्तव में अपने अधिकारों के मालिक हैं या महज उस प्रशासनिक ढांचे के किराएदार? ये वाकई एक बहुत ही पावरफुल थॉट है। क्या ऐसे में देरी से मिला अधिकार वास्तव में नकारे गए अधिकार के समान नहीं हो जाता? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हर किसी को गंभीरता से विचार करना चाहिए। आज की इस गहन चर्चा में बस इतना ही। इस जटिल विषय के विभिन्न पहलुओं को गहराई से समझने के लिए हमारे साथ इस डीप डाइव में जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय और एक नए विश्लेषण के साथ।